राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन मैंने पहले के वीडियो में करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये आपका जो सीरीज चल रहा है टेस्ट सीरीज, ये 2025 का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन होने जा रहा है आज। इसके पहले 2024 में जो टेस्ट सीरीज हुआ था जो खान सर के द्वारा, उन सभी टेस्ट सीरीज का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसका टेस्ट नंबर 11 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन सभी वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी के फॉर्म फिलअप किए हैं और उसका एग्जाम देना है, तो खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था उन टेस्ट सीरीज का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप उन सभी वीडियोज को भी देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि खान सर के द्वारा जितना भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है वो सारे इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप लोग उन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का यह सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का टेस्ट सीरीज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। क्या लिखा हुआ है कथन में? तो नंबर 1 में लिखा हुआ है वह 1994 से 2000 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ये सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नंबर 3 में लिखा हुआ है वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन थे। ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से नंबर 1 और नंबर 3 जो आपका है वो सही है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जोएल मोकीर, फिलिप अजियो और पीटर हॉबिट को। इन सभी को नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, जो अगस्त 2025 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 4 हम लोगों का, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चांद। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान भारतम पोर्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में है, केवल 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोल रहा है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। इन्होंने फाइनल में आर्याना सबालेंको को हराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को मैच करने के लिए दिया हुआ है। एक साइड लिखा हुआ है भारत का निकासी अभियान और एक साइड लिखा हुआ है उससे संबंधित देश। नंबर ए में लिखा हुआ है आपका ऑपरेशन अजय, ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। उसके बाद नंबर बी में लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ईरान। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सूडान। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यूक्रेन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 कौन ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन निषाद उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, GSLV F-16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध क्या है? किससे संबंध है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। ये दोनों जो है वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में बोल रहा है, असत्य कथन को पहचानना है। इसमें से कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ है ये बताना है। नंबर 1 में लिखा हुआ है MACE में, इसका मतलब MACE का फुल फॉर्म होता है हम लोगों का मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला है। ये आपका सही लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका सही है। और यहाँ पर हम लोगों को बताना है गलत कौन सा है। नंबर 2 में लिखा हुआ है मेजरना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है। ये भी आपका पॉइंट सही लिखा हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है BFS का फुल फॉर्म होता है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इसमें लिखा हुआ है यह स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली है। ये पॉइंट भी आपका सही लिखा हुआ है। नंबर 4 में लिखा हुआ है इल कैपिटन जो है वो विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से सारा पॉइंट सही दिया हुआ है और यहाँ पर बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सारा पॉइंट सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 93। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। कौन सा देश बना है, कौन से क्रमांक का, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है हम लोगों को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 151वां, और स्कोर है 32.96। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, 4 अक्टूबर 2024 को RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 704.89 बिलियन US डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया है। इनमें से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करें। कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, NFHS5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 2.0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को बोल रहा है, बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान इस संगठन के पूर्ण सदस्य कब बने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 2004 ईस्वी में नेपाल और भूटान इस संगठन का सदस्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को बोल रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है भोपाल गैस त्रासदी जो कि आपका हुआ था 1984 में। नंबर 2 में लिखा हुआ है चेरनोबिल त्रासदी जो कि हुआ था आपका 1986 में। गुजरात भूकंप जो भुज में हुआ था वो हुआ था आपका 2001 में। लास्ट लिखा हुआ है हिंद महासागर सुनामी, ये जो हुआ था आपका हुआ था 2004 में। यानी सबसे पहले हो गया आपका भोपाल गैस त्रासदी 1984, चेरनोबिल त्रासदी 1986, गुजरात भूकंप 2001 और हिंद महासागर सुनामी 2004। यानी ये अरेंज किया हुआ है। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण महंगा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस। पहली हरित क्रांति उत्पादकता पर केंद्रित थी, जबकि द्वितीय पर्यावरणीय स्थिरता और जैव प्रौद्योगिकी और छोटे किसानों पर जोर देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका मैच द कॉलम है। एक साइड लिखा हुआ है योजना और एक साइड लिखा हुआ है उसका काल अवधि। आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था आपका हुआ था 1951 से 1956। उसके बाद नंबर 2 में लिखा हुआ है वार्षिक योजनाएं, तो वार्षिक योजनाएं जो हुआ था वो हुआ था आपका 1966 से 1969। नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो हुआ था हम लोगों का 1969 से 1974। और लास्ट लिखा हुआ है हम लोगों का छठी पंचवर्षीय योजना, तो ये हुआ था हम लोगों का 1980 से 1985। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। तो कौन ऑप्शन में है हम लोगों का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये पता करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है, बाकी जो लिखा हुआ है आपका वो सब गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छल या कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों को बोल रहा है इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये जो लिखा हुआ है आपका गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। बी में लिखा हुआ है इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। सी में लिखा हुआ है इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। यानी ए, बी और सी आपका पॉइंट सही है, डी सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना था कौन सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है ए में लिखा हुआ है क्विनाइन, तो क्विनाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो इसका उपयोग किया जाता है आपका मलेरिया के उपचार में। नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों का क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है एनेस्थीसिया के रूप में। नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में एथेनॉल, तो एथेनॉल का कहाँ होता है, तो ये होता है सॉल्वेंट और कीटाणुनाशक में। नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों का नंबर डी में डाटू क्लोकेनॉक, तो इसका उपयोग होता है सूजन रोधी और दर्द निवारक में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो 3, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है समूह एक के तत्वों क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ये सही है। नंबर बी में लिखा हुआ है समूह 13 के तत्व हैलोजन समूह होता है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। हैलोजन समूह जो होता है वो आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है समूह 13 के तत्व को हैलोजन समूह कहते हैं, जो कि गलत है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये भी सही है। डी में लिखा हुआ है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये पॉइंट भी आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोलोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और आप याद रखिएगा संभारिक दिया हुआ है तो संभारिक में परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होती है। आपका फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका समावयवी, ये क्या होता है, तो ये अणु होते हैं परमाणु नहीं जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र या परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। यूग्लिना जो है एक एकल कोशिका वाला जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों की विशेषताएं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है फेफड़ों का ढकने वाला आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं डी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लूरा। नेक्स्ट हम लोगों का नंबर 41, निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। सरल उत्तक उसको बोला जाता है जिसमें केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे आपका हो गया पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इस तरह से ये सब जो है वो आपका सरल उत्तक है। जाइलम 4 प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे उसमें होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये आपका सरल उत्तक नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 में बोल रहा है आहार नाल मूल रूप से किससे किस तक विस्तारित लंबी नली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मुख से गुदा तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ए से ग्रुप बी को। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44, जब एक टेलीस्कोप के अभिहस्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसका विभेदन क्षमता भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है सोलर सेल के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका नंबर 1 में सोलर से मूल रूप से पीएन संधि होती है, यह आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सौर विकिरण सेल पर आपतित होने के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, ये पॉइंट भी आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका यह फोटोवोल्टीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें गलत बताना था, गलत आपका कोई नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है निम्न में से गलत कथन चुने। यहाँ भी आपका गलत कथन चुनना है। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ए में क्रूक्स काच पराबैंगनी किरण को काटता है, ये पॉइंट आपका सही है। नंबर बी में लिखा हुआ है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकार के कारण धूल कण है, ये पॉइंट भी आपका सही है। नंबर सी में लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है, ये पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है। 8.3 मिनट यानी 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है सदिश राशि का चयन करना है, इसमें से सदिश राशि कौन है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है।
बाकी आपका विद्युत धारा अदिश है, दाब अदिश है और ऊष्मा भी अदिश है। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो उसको सदिश राशि बोलेंगे। और अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण का होना जरूरी है, दिशा का होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका मैच करना है। एक साइड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये हो जाएगा आपका मैच ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 2 में लिखा हुआ फोटोमीटर, तो फोटोमीटर किससे मैच हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दो स्रोतों की प्रदीपम एवं तीव्रता की तुलना करने वाला। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका मैनोमीटर, तो मैनोमीटर हो जाएगा आपका गैसों का दाब मापने वाला। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किससे मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1। यहाँ आपका ऑप्शन में दिखा हुआ है 1 का 4 यानी 1 का डी, 2 का 1 यानी 2 का ए, 3 का बी यानी 3 का 2 और 4 का 3 यानी 4 का सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है प्रक्षेप्य गति पर निम्न कथनों पर विचार करें। कथन में क्या लिखा हुआ है, भाला फेंक 7 फुट खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री के कोण पर वस्तु फेंकता है तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका पॉइंट सही है। उसके बाद कारण में क्या लिखा हुआ है इसका, कण को अधिकतम प्रयास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये पॉइंट भी आपका सही है, लेकिन इसमें जो ये कथन लिखा हुआ है और कारण जो लिखा हुआ है, ये कारण जो है वो कथन का व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिए कुख्यात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य द कुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में बोल रहा है कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है। तो CFB जो है वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। CFB का मतलब होता है, C से हो जाता है आपका समशीतोष्ण जलवायु, F से हो जाता है वर्ष भर पर्याप्त वर्षा और B से हो जाता है गर्मी मध्यम होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि CFA क्या होता है। तो CFA बोला जाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को, जैसे भारत का पूर्वी भाग में जलवायु होता है। नेक्स्ट होता है CSA, तो ये होता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु, जैसे आपका स्पेन और इटली में होता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा AM, तो AM जो होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, जैसे भारत का दक्षिणी पश्चिम तट पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कोर्टिस जोन किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सौर कलंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि के वलयों में एक रिक्ति। शनि का जो चारों ओर जो रिंग है वो A, B और C 3 लेयर में बना हुआ है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये जो है वो A और B के बीच कैसिनी डिवीजन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोल रहा है घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारक से नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की मात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है पर्यावरणीय विषाक्तता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इधर लिखा हुआ है आपका रोग या घटना और इसका इधर लिखा हुआ है मुख्य कारक या तत्व।
नंबर 1 में लिखा हुआ है, नंबर ए में मिनीमाटा रोग, ये जो मैच हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल मरकरी, मरकरी से ये मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। नंबर बी में लिखा हुआ है इटाई रोग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम, कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। और नंबर सी में लिखा हुआ है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये हो जाएगा आपका पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ब्लैक फुट रोग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आर्सेनिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 59 आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 61 आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 60 में बोल रहा है कि कौन सा भिन्न समूह है उसका चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 का 294। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमवार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 64 आपका मैथ दिख रहा है, तो इस सबका आंसर बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 65 भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 22 लीटर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड पठार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसमी पहाड़ियां। मिसमी पहाड़ियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ये भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है भारत म्यांमार सीमा, जो कि सही नहीं है। भारत म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाने वाले हैं पटकाई, मिजो और चीन पहाड़ियां। ये जो आपका तीनों ऑप्शन लिखा हुआ है ए, बी और सी, ये है भारत म्यांमार का सीमा का निर्धारण करने वाली पहाड़ियां। जबकि डी में मिसमी पहाड़ियां जो लिखा हुआ है वो भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्य से सुमेलित करना है। नंबर पी में लिखा हुआ है आपका बाल्को। बाल्को किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। उसके बाद नंबर क्यू में लिखा हुआ है आपका नाल्को, तो नाल्को है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका हिडाल्को, तो हिडाल्को जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका इंडाल, तो इंडाल जो है वो है आपका झारखंड। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु नदी तंत्र के दोआब से सही रूप में संबंधित नहीं है। इसमें नंबर ए में लिखा हुआ है बाड़ी दोआब, यहाँ लिखा हुआ है ब्यास और रावी के बीच, ये आपका पॉइंट सही है। बाड़ी दोआब जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच है। नंबर बी लिखा हुआ है रेचना दोआब, ये लिखा हुआ है आपका रावी और चिनाब नदी के बीच, ये भी स्थित है, सही है। सी में लिखा हुआ है आपका झेलम दोआब, ये चिनाब और झेलम के बीच है, ये भी आपका पॉइंट सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका नंबर डी में सिंध सागर दोआब, ये चिनाब और सिंधु के बीच स्थित नहीं है। सिंध सागर दोआब जो है वो झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित है, न कि चिनाब और सिंधु नदी के बीच। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है कथन और एक लिखा हुआ है कारण। कथन में क्या लिखा हुआ है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये पॉइंट सही है। कारण लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और उनका प्रवाह अपेक्षाकृत पुराना तथा स्थिर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कथन में, और कथन में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो भी सही है, और कारण में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो भी सही है। और यहाँ पर कारण में जो लिखा हुआ है वो कथन का व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोगों को बोल रहा है वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72 में आपका मैच करना है। एक साइड लिखा हुआ है संस्थान और दूसरे साइड लिखा हुआ है उसका स्थान। नंबर ए में लिखा हुआ है आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका शिमला में स्थित है। नंबर बी में लिखा हुआ है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका, तो ये हो जाएगा चेन्नई। सी में लिखा हुआ है आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है नई दिल्ली। और लास्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 में गोवा। यानी ये सब सही सही अरेंज करके दिया हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कौन ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गोअन का दूसरा नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदकावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोगों का जनजाति और उससे संबंधित राज्य क्षेत्र को मैच करने के लिए दिया हुआ है। नंबर पी में लिखा हुआ है बोडो, तो ये कहाँ जनजाति पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 असम। उसके बाद लिखा हुआ है क्यू में अंगामी, तो अंगामी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में नागालैंड। उसके बाद लिखा हुआ है खासी, तो गारो खासी जयंतिया जो होता है ये सब पाया जाता है मेघालय। और उसके बाद जो होता है आपका चकमा, तो चकमा कहाँ पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्ति मुक्त निर्बंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है भारत में सबसे पहला किस पोर्ट पर लागू किया गया था, क्या लागू किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी कांडला पोर्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 78। बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 13.07 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 का ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी मतदाता सूची से मृत या स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है भारत में आचार संहिता लागू कब होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी केवल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के रूप में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 24वां संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रश्नकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने से पहले प्रतिदिन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आपका प्रश्नकाल का डिफिनेशन लिखा हुआ है ये आपका सही है। उसके बाद नंबर 2 में लिखा हुआ है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, तो भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों से है। ये जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। शून्यकाल क्या होता है,
शून्यकाल भारतीय नवाचार तो है, लेकिन इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदन की प्रक्रिया के नियमों में है, यानी इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 जो है वो हो जाएगा आपका गलत। नंबर 3 में लिखा हुआ है स्थगन प्रस्ताव, ये क्या होता है? तो केवल ऐसे विषय पर लाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ हो, निश्चित हो और लोक महत्व का हो। तो ये पॉइंट भी आपका सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है, 2 जो लिखा हुआ है वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है अनुच्छेद 275 के तहत संवैधानिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की प्रथाओं के विरोध में 1517 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 95 थीसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से 3 देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। 89 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? नागार्जुन के विषय में सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ए में उन्होंने माध्यमिक दर्शन का आचार्य माना जाता है, ये पॉइंट सही है। बी में लिखा हुआ है उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र और शून्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है उन्होंने अष्टसाहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की रचना की, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। और डी में लिखा हुआ है उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये भी आपका पॉइंट सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में लिखा हुआ है कुर्रम चोल प्रशासक की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये पॉइंट आपका सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है तन्यूर या तंकुरम उन बड़े शहरों या विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ये पॉइंट भी आपका है सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। नंबर ए में लिखा हुआ है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था यह आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये पॉइंट आपका सही है। नंबर बी में लिखा हुआ है इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे जबकि दूसरे पंडित नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ये पॉइंट भी आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपका सही है। और लास्ट लिखा हुआ है डी में बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरे सत्याग्रही अंबिकांत सिन्हा थे, ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है। ये जो आपका डी पॉइंट में लिखा हुआ है बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, ये पॉइंट तो सही है, लेकिन दूसरे सत्याग्रही अंबिकांत सिन्हा नहीं थे, ये थे हम लोगों के अनुग्रह नारायण सिंह, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है अंबिकांत सिन्हा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है एक साइड लिखा हुआ है दर्शन मत और दूसरे साइड लिखा हुआ है प्रवर्तक या प्रतिपादक, तो इसमें मैच करना है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी में कपिल। उसके बाद लिखा हुआ है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है गौतम। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका योग दर्शन, तो योग दर्शन के कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में पतंजलि। और नेक्स्ट लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा, तो इसका हो जाएगा जैमिनी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है उदासीन निष्क्रियता की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है केवल 3, ये हो जाएगा सही। ये जो लिखा हुआ है धौलावीरा की खोज SR राव द्वारा की गई थी, ये आपका पॉइंट सही नहीं है। धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में
जगतपति जोशी द्वारा की गई थी, न कि SR राव द्वारा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका पॉइंट गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। नंबर 95 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो था वो पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और इसमें से बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, असमंजस, लोक व्यवहार और चंपारण में गांधी, ये तीनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है। इसमें कथन में लिखा हुआ है अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। ये पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए की थी। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट आपका साफ गलत है। सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य धार्मिक कट्टरता को बढ़ाना नहीं था बल्कि उसे समाप्त करना था। तो इस तरह से आपका कथन सही है, कारण गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। नंबर 98 में पद लिखा हुआ है, आपका कार्य लिखा हुआ है और इसको मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1 का हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा बी और 4 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। तो दोहावली की रचना तुलसीदास जी ने ही की है, कवितावली भी तुलसीदास ने की है, गीतावली भी तुलसीदास ने की है, रत्नावली के लेखक जो हैं वो हर्षवर्धन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। तो रत्नावली की रचना तुलसीदास जी ने नहीं, हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100। हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को श्री कलाम की उपाधि दी थी। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हम जानामा। इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन पूरा होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।